हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि ओम्स लॉ की क्या ड्रॉबैक है या क्या लिमिटेशंस हैं या क्या कमियां हैं। उसमें हमने आपको एक गैलियम आर्सेनाइड के वोल्टेज और करंट के ग्राफ का डिस्कशन किया, एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का डिस्कशन किया, एक आपको डायोड के लिए वीआई ग्राफ का डिस्कशन किया और ये बताया कि कौन सी ऐसी डिवाइसेज हैं जहां पर वी आई रिलेशन यूनिक नहीं रहता है और आई की वैल्यू वी के साइन पर डिपेंड करने लगती है और आई की सेम वैल्यू के लिए वी की एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। अब हम देखेंगे कि अभी हमने बताया था कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हाँ बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ इसलिए है कि इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर डेराइव कर सकते हैं। ये कोई इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है कि कोई अलग से लॉ है, ये इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो मेटल्स की होती है, मीन्स ये माना जाता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके बेसिस पर हम ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। या हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट को लेकर के हम ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो अब हम इस हेडिंग में देखेंगे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट से या फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी की कॉन्सेप्ट से ओम्स लॉ को कैसे डिराइव करें। अब हम ये डिस्कस करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हेडिंग है आपकी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस इस हेडिंग में, इस लेक्चर में हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का यूज करके या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले का यूज कर करके हम ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं कैसे आप डिराइव करेंगे। स्टेप 1, ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक मेटालिक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। ये कोई एक मेटालिक कंडक्टर है जिसकी लेंथ A है, जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो करंट के परपेंडिकुलर है या करंट के नॉर्मल है वो A है। ये कोई एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो करंट के नॉर्मल है वो A है। वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई किया है, आई करंट फ्लो कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड है और इलेक्ट्रॉन अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट में क्या रिलेशन होता है। करंट I इक्वल टू होता है N E A V D। करंट I इक्वल टू होता है N E A V D, जहां N क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मींस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है, मींस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। हम डिराइव कर चुके हैं कि VD इक्वल टू होता है स्मॉल e अपॉन m इंटू कैपिटल E इंटू टाउ। यहाँ पर स्मॉल e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट कोलिजन्स के बीच में। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, N E A, VD की वैल्यू हम ये पुट कर दें तो E स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ, तो N E इंटू E N E स्क्वायर हो जाएगा इंटू A इंटू टाउ अपॉन m इंटू E हो जाएगा। I इक्वल टू आपका आ जाएगा N E स्क्वायर A इंटू टाउ अपॉन m इंटू E आ जाएगा, जहाँ E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है।
लेकिन हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, लेंथ एल हो, तो ई इक्वल टू वी अपॉन डी या ई इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। जहां कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, एल लेंथ के क्रॉस और पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, ई इक्वल टू होता है वी अपॉन एल। ये वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ, तो आई इक्वल टू आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ अपॉन यम इंटू वी अपॉन एल आ जाएगा, इंटू वी अपॉन एल आ जाएगा। इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन यम इंटू ए अपॉन एल इंटू वी आ जाएगा। अब हम b को लेफ्ट साइड में लाना चाहते हैं, सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, बाकी को राइट साइड में लाना चाहते हैं। इस रिलेशन को हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं, v इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट m अपॉन एल स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन v इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए इंटू आई आ जाएगा। ये देखिए m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, l क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, I क्या है, करंट। अब अगर हम फिजिकल कंडीशन कंडक्टर की ना चेंज करें, फिजिकल कंडीशन में क्या आएगा, लेंथ आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। अब लेंथ और एरिया नहीं चेंज करेंगे तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तो टाउ कांस्टेंट हो जाएगा। टाउ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो टाउ कांस्टेंट हो जाएगा। और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये कंडक्टर में कांस्टेंट होता है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है कांस्टेंट है, ए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कांस्टेंट है। ये ब्रैकेट के अंदर की पूरी जितनी भी क्वांटिटी है स्क्वायर ब्रैकेट में, ये सब कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी क्वांटिटी है ये सब कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसको कांस्टेंट मान लेंगे, तो v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई तो v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के। देखिए इस केस में इफ फिजिकल कंडीशन एल ए एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये ब्रैकेट में m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी। m इलेक्ट्रॉन का मास है वो चेंज नहीं होगा, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं मेटल्स में। मेटालिक कंडक्टर में ये n जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ये फिक्स रहता है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और नेचर ऑफ द मटेरियल नहीं चेंज होगा तो ये टाउ कांस्टेंट हो जाएगा। और आपने लेंथ एरिया फिक्स कर दिया तो ये ब्रैकेट की पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी। इस कांस्टेंट को हम कोई नाम दे सकते हैं, इस कांस्टेंट को हम आर बोल सकते हैं। अब आप देखें ये पूरी चीज कांस्टेंट हो जाएगी तो v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के हो जाएगा। v प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के हो जाएगा। यही ओम्स लॉ है, यही ओम्स लॉ है, दिस इज ओम्स लॉ। v प्रोपोर्शनल किसके हो गया, I के हो गया। v प्रोपोर्शनल क्या हो गया, I के हो गया, या v इक्वल टू आर आई हो जाएगा, या r इक्वल टू वी अपॉन आई, r इक्वल टू वी अपॉन आई, और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। ये चीज क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। अब आपने देखा बट दिस इज ओम्स लॉ, आपने देखा कि ओम्स लॉ को हमने यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट किया और डिराइव कर लिया। ओम्स लॉ को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट किया, डिराइव कर लिया। तो जब भी आपके यहाँ क्वेश्चन आता है डिराइव द ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी या डिराइव्स द ओम्स लॉ बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ द मेटल्स, तो आप ये डिराइव करना पड़ेगा। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट, यही ओम्स लॉ है। हेंस ओम्स लॉ इज नॉट एन इंडिपेंडेंट लॉ, इट can be derived from drift velocity or free electron theory of the metals। अब हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ कोई एक इंडिपेंडेंट लॉ नहीं है, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल या हम इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डेराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। यहाँ पर अब आर क्या आया, आर आया यम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपॉन ए, ये जो कांस्टेंट है ये आर है। अब इसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। देखिए आपका रिलेशन आया इन आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये कांस्टेंट हो तो यही ओम्स लॉ है। अगर ये कांस्टेंट होगा तो वी प्रोपोर्शनल आई हो जाएगा, यही ओम्स लॉ हो जाएगा। याद रखना आर इक्वल टू वी अपॉन आई ये ओम्स लॉ नहीं है,
ये तो सिंपल रेजिस्टेंस की डिफिनेशन है। R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये ओम्स लॉ नहीं है। और न V इक्वल टू आर आई, ये भी ओम्स लॉ नहीं है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर ये ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर दोनों के लिए अप्लीकेबल है। R इक्वल टू वी अपॉन आई ये रेजिस्टेंस की डिफिनेशन दोनों के लिए अप्लीकेबल है, चाहे वो ओमिक कंडक्टर हो चाहे नॉन ओमिक हो। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई या V इक्वल टू आई आर ये ओम्स लॉ नहीं है। हाँ, अगर R इक्वल टू वी अपॉन आई कांस्टेंट हो, R जो है ना V पर डिपेंड करे ना I पर डिपेंड करे, R ना V के साइन पर डिपेंड करे ना R I पर डिपेंड करे, जिस रेशियो में V चेंज करो उसी रेशियो में I चेंज हो जाए और V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहे, तब ये ओम्स लॉ कहलाएगा, तब ये ओम्स लॉ कहलाएगा। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई का कांस्टेंट होना ओम्स लॉ है, ना कि R इक्वल टू वी अपॉन आई ओम्स लॉ है। R इक्वल टू वी अपॉन आई सिंपली ये रेजिस्टेंस की डिफिनेशन है, ये सिंपली रेजिस्टेंस की डिफिनेशन है। तो याद रखना कि V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है, या R इक्वल टू वी अपॉन आई ओम्स लॉ नहीं है। R इक्वल टू वी अपॉन आई का कांस्टेंट हो जाना, जिससे R V और I पर डिपेंड ना करे, R ना V के साइन पर डिपेंड करे ना I के साइन पर डिपेंड करे, जितना V चेंज करो उसी रेशियो में I चेंज हो जाए, जिससे V अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट रहे, वो ये ओम्स लॉ है। अगर ऐसा होगा, कांस्टेंट रहेगा ये, तब V प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर देखिए दो क्वांटिटी आई है, एक पोटेंशियल और एक आपका है करंट। ये पोटेंशियल और करंट ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी हैं, पूरे कंडक्टर की ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड करती हैं, उनकी लेंथ पर, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, मीन्स इंटायर कंडक्टर की प्रॉपर्टी हैं, ना कि कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट टू पॉइंट ये चेंज करती हैं। तो ये V और I ये पूरे कंडक्टर पर डिपेंड करती हैं, उनके लेंथ पर, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, इसीलिए ये होल कंडक्टर की प्रॉपर्टी हैं। इसीलिए ऐसी प्रॉपर्टी को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, MACRO, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, या इन्हें बल्क प्रॉपर्टी बोलते हैं कंडक्टर की। और R इक्वल टू वी अपॉन आई के कांस्टेंट होने को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ बोलते हैं। तो R इक्वल टू वी अपॉन आई का कांस्टेंट होना माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ कहलाता है। माइक्रो MACRO, माइक्रो मीन्स होता है बिग या बड़ा, मीन्स वो प्रॉपर्टी जो किसी कंडक्टर के ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर डिपेंड करती है, उन्हें माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की डायमेंशन पर ना डिपेंड करके उनके इंटरनल, उनके मटेरियल पर, उनके नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करती है, उन्हें माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ कहलाता है। तो जब आपसे कोई पूछे कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ क्या है, तो आप बोलोगे R इक्वल टू वी अपॉन आई का कांस्टेंट होना, जिससे R V और I पर डिपेंड ना करे, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। और VIR, V जो है वो आपका पोटेंशियल, I जो है करंट और R रेजिस्टेंस, ये तीनों माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी हैं। MACRO मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी हैं। क्या है? मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन डिपेंड करता है, तो वो भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। वोल्टेज भी करंट की प्रॉपर्टी है, करंट भी पूरे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट ये तीनों माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं, MACRO माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हैं, या बल्क प्रॉपर्टी कंडक्टर की कहलाती हैं। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को हम जो है कैसे डिफाइन करें। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करें। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस जो आया, यहाँ से जो आपका रेजिस्टेंस आया, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, आइए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ क्या है। तो आपने देखा कि R इक्वल टू वी अपॉन आई का कांस्टेंट होना एक गिवन कंडक्टर के लिए, एक गिवन टेम्परेचर पर, एक गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ कहलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ क्या है। क्या डिस्कस करेंगे? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ क्या है। अब नाम से ही क्लियर है, वहां पर हमने माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी लिया था, V और R I
यहाँ हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी लेंगे। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में V के करस्पॉन्डिंग कैपिटल E आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, I के करस्पॉन्डिंग J आता है करंट डेंसिटी, ओके, R के करस्पॉन्डिंग सिग्मा आता है। तो चलो हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ क्या है। अभी हम लोगों ने रिलेशन स्टडी किया था I इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए अपॉन एम इंटू ई। अभी हम लोगों ने स्टडी किया था, देखिए I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू ई। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रिलेशन। यहाँ A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, I क्या है, करंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम I अपान A यहाँ से निकालें, देखिए क्या आएगा, I अपान A करेंगे तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम इंटू ई, एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम इंटू ई। अब I अपान A क्या है, I करंट है, A एरिया है। करंट अपान एरिया को आप याद करो, इसके प्रीवियस के क्लास में हमने करंट डेंसिटी आपको डिफाइन किया है। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो I अपान A जो है ये करंट डेंसिटी है, I अपान A करंट डेंसिटी है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, J से। किससे डिनोट करते हैं, J से। तो J इक्वल टू हो जाएगा, J आपका I अपान A ये करंट डेंसिटी है, J इक्वल टू I अपान A ये आपकी करंट डेंसिटी है। तो J इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर अपान एम इंटू टाउ इंटू ई हो जाएगा। J इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपान एम इंटू टाउ इंटू ई हो जाएगा, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, J क्या है, करंट डेंसिटी, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ से देखिए जो ये ब्रैकेट की क्वांटिटी, इन पर जरा ध्यान दें। N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, M जो है मास है। अगर हम टेम्परेचर ना चेंज करें कंडक्टर का तो टाउ नहीं चेंज होगा, अगर कंडक्टर का मटेरियल ना चेंज करें तो N नहीं चेंज होगा। तो ये ब्रैकेट की जितनी चीज़ है ये कांस्टेंट होगी, ये ब्रैकेट की जो क्वांटिटी है ये चीज़ कांस्टेंट होगी। ये ब्रैकेट में जो है ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, ये तो ब्रैकेट में आपका ये जो है कांस्टेंट होगी फॉर ए गिवन कंडक्टर, फॉर ए गिवन कंडक्टर एंड टेम्परेचर। मीन्स एक गिवन कंडक्टर के लिए और गिवन टेम्परेचर के लिए एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी कांस्टेंट होगी। और जब ये कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि J प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, E के। किसके हो जाएगा, J प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, E के हो जाएगा। J क्या है, करंट डेंसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, J क्या है, करंट डेंसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें किसी कंडक्टर की, अगर हम फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें किसी कंडक्टर की तो करंट डेंसिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। अगर हम फिजिकल कंडीशन ना चेंज करें किसी कंडक्टर की तो करंट डेंसिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। तो अभी इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, V प्रोपोर्शनल I, क्या पढ़ा था आपने, V प्रोपोर्शनल I, या आप ऐसा कर सकते हैं I प्रोपोर्शनल V, एक ही बात है, I प्रोपोर्शनल V। अब I की जगह पर क्या आ गया, J, और V के प्लेस पर क्या आ गया, E। I के प्लेस पर क्या आ गया, J, V के प्लेस पर क्या आ गया, E। अब आपका J प्रोपोर्शनल E हो गया, क्या हो गया, J प्रोपोर्शनल E हो गया। यहाँ I करंट है, V वोल्टेज है, ये दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं, और J और E ये माइक्रोस्कोपिक हैं। तो करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, और करंट एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, वोल्टेज एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो ये आपका मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला है। ये J प्रोपोर्शनल सिग्मा E ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला है। क्या है, J प्रोपोर्शनल ये कैपिटल E ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला कहलाता है। तो दो मिल गए आपको, एक I प्रोपोर्शनल V, एक J प्रोपोर्शनल E। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू यानी स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं मटेरियल की। क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं मटेरियल की। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं मटेरियल की। तो सिग्मा इक्वल टू यानी ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ, इसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं मटेरियल की। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? यानी ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ, यानी ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ, यानी ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यानी ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी। अब यहाँ से देखें, इसको अगर हम सिग्मा मान लें जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये स्केलर फॉर्म में रिलेशन हो जाएगा। ये जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये स्केलर फॉर्म में रिलेशन हो जाएगा। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ है स्केलर फॉर्म में। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई हो जाएगा। वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई हो जाएगा। ये करंट डेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। इसका मतलब करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और करंट डेंसिटी को आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, जे इक्वल टू, आप इसको राइट कर सकते हैं जे इक्वल टू करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो ये कहलाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये हो गया स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब यहाँ से देखिए, वन अपॉन रो को क्या बोलते हैं? वन अपॉन सिग्मा को रो बोलते हैं। वन अपॉन सिग्मा को रो बोलते हैं। क्या? वन अपॉन सिग्मा को रो बोलते हैं। रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्या? रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो वन अपॉन सिग्मा के प्लेस पर हम रो रख सकते हैं। अब देखिए, जे इक्वल टू सिग्मा ही है, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन सिग्मा इंटू जे। ई इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा इंटू जे। वन अपॉन सिग्मा क्या होता है? रो। तो ई इक्वल टू हो जाएगा रो जे। क्या? ई इक्वल टू हो जाएगा रो जे। रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जे क्या है? करंट डेंसिटी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मॉड ई अपॉन मॉड जे इक्वल टू रो इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ये कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। या इसको दूसरे फॉर्म में लिखें, मॉड जे अपॉन मॉड ई इक्वल टू सिग्मा। मॉड जे अपॉन मॉड ई इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ये सिग्मा है, ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये कंडक्टर के लिए फिक्स्ड होता है और ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो अगर आप रजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखते हैं तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे, कंडक्टिविटी के टर्म में लिखते हैं तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे। कंडक्टिविटी के टर्म में ये लिखेंगे, रजिस्टिविटी के टर्म में ये लिखेंगे। ये दोनों इक्वेशन कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। ये कहलाते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। क्यों कहलाते हैं? इसका रीजन मैं बताऊं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है जो कंडक्टर के हर एक पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, जो कंडक्टर के पॉइंट टू पॉइंट चेंज करती है। करंट डेंसिटी भी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है इसी, और ये रजिस्टिविटी भी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, कंडक्टिविटी भी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो ये तीनों क्वांटिटी जो हैं माइक्रोस्कोपिक हैं। तो आपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स में आपने इसको एक्सप्रेस किया, इसीलिए कहलाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। इसीलिए कहलाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइक्रोस्कोपिक है, आपका करंट डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक है, रजिस्टिविटी माइक्रोस्कोपिक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। मींस वह क्वांटिटी जो कंडक्टर के लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके ज्योमेट्रिकल डायमेंशन पर ना डिपेंड करके उसके नेचर पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इसमें रजिस्टिविटी आती है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है, इसमें करंट डेंसिटी आती है। ये सब माइक्रोस्कोपिक कहलाएंगी। तो ये आपने देख लिया कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ हो गया। अब एक बात यहां से और देख लें, अभी आपने सिग्मा देखा, सिग्मा इक्वल टू आगे आया आपका एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टाउ। सिग्मा को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये कई बार आपके यहाँ क्वेश्चन आया है कि प्रूव करिए
प्रूव करिए कि किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर प्रूव करिए कि किसी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो यानी E²/m इंटू टाउ होती है। प्रूव करिए, ये डिराइव करिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर कि किसी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो यानी E²/m इंटू टाउ होती है। या आप प्रूव करिए कि किसी कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है रो वो m यानी E² टाउ होती है। या किसी कंडक्टर की रजिस्टिविटी रो इक्वल टू m यानी E² टाउ होती है। तो यहाँ से आपको 3 डेरिवेशन मिल गए। एक से एक आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि किसी मेटालिक कंडक्टर की रजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करिए तो आपका ये आ जाएगा रो इक्वल टू m यानी E² टाउ। आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करिए तो वो आ जाएगा यानी E²/m इंटू टाउ। तो चाहे आपसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछा जाए या रजिस्टिविटी पूछा जाए, ये दोनों आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। रो इक्वल टू, बोलिए बच्चों साथ में, रो इक्वल टू m यानी E² टाउ। रो इक्वल टू m यानी E² टाउ। रो क्या है? रजिस्टिविटी। रो क्या है? रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल्स। और सिग्मा इक्वल टू यानी E² टाउ अपॉन m। सिग्मा इक्वल टू यानी E² टाउ अपॉन m। तो सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रो क्या है? रजिस्टिविटी। अब इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्टिविटी, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक ना? तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब वो बात हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोगों का आया था R इक्वल टू, अभी हम लोगों का रेजिस्टेंस, तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। क्या? किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, और उन फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपके साथ फिर शेयर करेंगे। ओके।